असफलता के लिए बहुत सारे कारण थे। एक संघ के बहुत बड़े नेता थे विनायक दामोदर सावरकर, नाम सुना है सावरकर का? बीडी सावरकर। हाँ, अभी खूब चर्चा में रहते हैं। सावरकर एक्चुअली मूल रूप से क्रांतिकारी थे। गदर आंदोलन के समय लंदन में ये थे और वहां से फिर इनको आमंत्रित किया था गद्दर क्रांतिकारियों ने अमेरिका। वहां आकर के इन्होंने भाषण वगैरह दिया। इसी सावरकर ने पहली बार एक किताब लिखी 1857 पहला स्वतंत्रता संग्राम। ये सावरकर ने ही साबित करने की कोशिश की कि 1857 का विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन बाद के इतिहासकारों ने जब सारा शोध किया, और इसमें भी एक दक्षिणपंथी इतिहासकार ही है आरसी मजूमदार, उनकी एक प्रसिद्ध किताब है, 3 राइटर्स मिल करके लिखे हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो इनको 3 राइटर्स कहते थे। आज भी वो किताब मिलती है, एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तीनों एक साथ पाठ है और अलग अलग भी। ये आरसी मजूमदार ने ही कहा कि न तो यह संघर्ष स्वतंत्रता के लिए था और न ही यह प्रथम था। पहला संघर्ष भी नहीं था अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि 1857 से पहले बहुत सारे आदिवासी विद्रोह हो चुके थे, किसानों के विद्रोह हो चुके थे, सिविलियन विद्रोह हो चुके थे, और कुछ जमींदारों जो छोटे जमींदार थे उनके विद्रोह हो चुके थे। इसलिए पहला विद्रोह 1857 का नहीं। दूसरी बात, यह स्वतंत्रता के लिए भी विद्रोह नहीं था, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के लिए यदि विद्रोह होता तो यह अखिल भारतीय स्तर पर होता। लेकिन हम पाते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था वो सिर्फ और सिर्फ उत्तरी भारत तक सीमित था। इसमें भी बहुत सारे राज्य शामिल नहीं हुए। मध्य भारत से लेकर के पूरा दक्षिण भारत 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं था। तो हम नहीं कह सकते कि यह भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष था। तीसरी बात, 1857 के विद्रोह में शामिल सिपाहियों ने भारतीय घरों को भी उसी तरह से लूटा जिस तरह से अंग्रेज घरों को लूटा। लूटने में उन्होंने पूरी तरह से समाजवाद रखा, समानता की बात, कोई अंतर नहीं। यदि स्वतंत्रता का आदर्श उनके सामने होता तो कम से कम भारतीय घरों में वो लूटपाट नहीं करते। उस आदर्श के लिए वो लड़ ही नहीं रहे थे। वो लड़ रहे थे अपने अंग्रेज अधिकारियों के जो अत्याचार हो रहा था इन पर, उस अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे थे। हाँ, इसमें शामिल जितने भी जमींदार थे उनका भी दृष्टिकोण अंग्रेजों को भारत से भगाना नहीं था, अपने राज्य पर कब्जा करना, और अपने इंटरेस्ट के लिए वे इस विद्रोह में शामिल हुए। रानी झांसी लक्ष्मीबाई जो अंतिम समय तक कहते रह गई, मेरी झांसी दूंगी नहीं। वे लड़ी तो सिर्फ झांसी के लिए लड़ी। आरा के बाबू कुंवर सिंह ये लड़े, चूंकि इनकी जमींदारी छीन ली थी अंग्रेजों ने, तो अपनी जमींदारी के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी और उस जमींदारी पर कब्जा कर लिया। ये भी सही बात है कि वो सफल हो रहे हैं। जो पूरे विद्रोहियों का नेता था अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर, चूंकि उनको लाल किला से निकाल दिया गया था, हटा दिया गया था और एक साधारण से घर में शिफ्ट किया गया था। और दूसरी बात, अंग्रेजों ने यह कानून बना दिया कि बहादुर शाह के बाद अब कोई हिंदुस्तान का बादशाह नहीं है। इसके लिए बहादुर शाह ने नेता पद स्वीकार किया। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि सच्चाई तो यह थी
कि जब मेरठ के विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंचे 11 मई को, तो यही बहादुर शाह जफर आगरा में अंग्रेज फौजियों को खबर कर दिया। शुरुआती दौर में एक पूरी तरह से ढुलमुल नीति पर चल रहा था, हम विद्रोह में शामिल हो कि अंग्रेजों का साथ दें। नाना साहब, उनकी पेंशन बंद हो गई थी, जो बाजीराव पेशवा वाली पेंशन दी जा रही थी, उसके लिए लड़े। अंतिम समय तक उन्होंने प्रयास किया कि इंग्लैंड से स्वीकृति मिल जाए उस पेंशन की। जब नहीं मिली और कोई उपाय नहीं रह गया, तब वो इसमें शामिल हुए। इसलिए यह कहना कि भारत के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, बिल्कुल निराधार है, इस पर कहीं नहीं। इनको पेंशन बाजीराव पेशवा वाला क्यों दिया जाता है? बाजीराव पेशवा अंतिम पेशवा थे। ये शिवाजी के ये लोग थे, शिवाजी के काल में ही पेशवा हो चुके थे और उनकी मृत्यु के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी पेशवागिरी चल रही। जब अंग्रेजों ने उनको पेशवा पद से हटा करके कानपुर में, पहले पिठूर में, उसके बाद कानपुर में शिफ्ट कर दिया, तो अंग्रेजों ने ही चूंकि इनकी जमींदारी पर कब्जा कर लिया, वो अपने जमींदारी से टैक्स वसूलते थे। तो जब जमींदारी हमारी छीन ली तो हमारा खर्च चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो इसके लिए इंग्लैंड की सरकार इनको पेंशन देती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और एक पेंशन अब बंद कर दी गई 1856 में। बस इसी पेंशन के लिए नाना साहब लड़ रहे थे। तो कहने का मतलब कि 1857 का विद्रोह का जो चरित्र है ना, वो स्वतंत्रता संग्राम के लिए चरित्र नहीं। 1857 का विद्रोह शुरू हुआ और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों ने कंधा से कंधा मिलाकर जबरदस्त विद्रोह किया। इसमें भी हजारों अंग्रेजों की हत्या की गई, चाहे कानपुर में नाना साहब हो या दिल्ली में हमारे जो सिपाही पहुंचे 11 मई को, वे इन सारे लोगों ने हजारों अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा। हालांकि नाना साहब का जो उज्जवल चरित्र था, जब कानपुर में विद्रोही पहुंचे और विद्रोह का झंडा बुलंद हुआ, तो अंग्रेज महिला पुरुष बच्चे इन विद्रोहियों के डर से वे नाना साहब के पास पहुंचे। नाना साहब ने उनकी सुरक्षा का वचन दिया और कहा कि हम नाव देते हैं, आप गंगा पार कर जाइए, सुरक्षित आप निकल जाइए। अंग्रेज महिलाओं और पुरुष जो भी थे, बुजुर्ग वगैरह, नाना साहब की बात को विश्वास कर लिया और जब गंगा पार करने लगे तब हमारे सिपाही विद्रोहियों ने उन पर तोप से फायरिंग करके के सारे गंगा में मौत के घाट उतार। ये उनके और भारतीय चरित्र पर एक धब्बा। हम ऐसा नहीं करें। हमारा जो इतिहास है वो रक्षा करने का इतिहास है, और यदि वचन दिया तो उसकी रक्षा में हम अपनी जान दे देते हैं, लेकिन उसे हटाते नहीं है अपने शरण से, और धोखा नहीं। लेकिन नाना साहब ने ऐसा नहीं। खैर, इसके बाद फिर तो कानपुर से लेकर लखनऊ तक शायद ही कोई पेड़ था जिस पर किसी न किसी भारतीय को फांसी नहीं दी। शायद ही कोई पेड़ बचा। लाश ऐसी महीनों तक लटका हुआ, मैदानों में लाशों को फेंक दिया गया, कुत्ता बिल्ली खा रहे थे उसको। इस तरह से दुर्व्यवहार अंग्रेजों ने किया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1858 में एक एक्ट आया सरकार का, और उस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति हो गई। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया, ब्रिटिश राजा या रानी के हाथ में चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई। ठीक है, अब आगे चल 1857 के बाद भारत में जो 1885 तक पहुंचते पहुंचते एक राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है। इस चेतना को जागृत करने में बहुत सारे तत्व और उसी चेतना को हम भारतीय राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। 1858 से लेकर के 1905 तक मूल रूप से राष्ट्रवादी चेतना या राष्ट्रवाद जिसको कहते हैं पूर्णतः नहीं आया।
लेकिन उसकी पूरी की पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो गई और मजबूत पृष्ठभूमि तैयार हो गई। एक तो ब्रिटिश इंडिया का स्वरूप, ब्रिटिश शासन का स्वरूप, जिसमें ब्रिटिश सरकार का एकमात्र उद्देश्य भारत का शोषण करना था, सिर्फ भारत का शोषण करना। यहाँ भारतीय जनता के कल्याण के लिए उनके पास कोई पॉलिसी, कोई नीति नहीं। और यह दृष्टिकोण भारत की सारी जनता, चाहे वो दक्षिण की हो या उत्तर की, उन्होंने भारत सरकार की इस नीतियों को समझ लिया। अब उनमें एक तरह से एक भावना जागी कि हमारा सिर्फ ब्रिटिश सरकार हमारा शोषण कर रही है, इसके लिए हमको कुछ न कुछ प्रयास करना है। दूसरी बात, प्रशासनिक एकता। प्रशासन के क्षेत्र में अंग्रेजों ने एक समान अखिल भारतीय स्तर पर सारी व्यवस्था को लागू, चाहे आर्थिक नीति हो, प्रशासनिक नीति हो या कानून हो, पूरे भारत के लिए हुआ। इस एक कानून का परिणाम यह हुआ कि सारा का सारा भारत एक सूत्र में पिरोया जाने लगा, जिससे लोगों को एक दूसरे के निकट आने का मौका मिला। तीसरी बात, कभी कभी कुछ बुरे से बुरे शासक भी अच्छा काम कर जाते हैं अनजाने। ब्रिटिश सरकार यहाँ 2-3 काम किए। एक तो अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया, दूसरा यातायात और संचार के साधन को शुरू किया। अंग्रेजी शिक्षा जब वे यहाँ आए और बक्सर युद्ध के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर शासन करने का मौका मिला, तो उनके सामने दिक्कत आ गई। दिक्कत यह कि उनकी भाषा को यहाँ कोई समझ नहीं रहा, दिक्कत थी। और यहाँ की भाषा अंग्रेज नहीं समझ रहे थे, प्रशासन चले तो कैसे चले। इसके लिए अच्छा, यहाँ के जो प्राचीन कानून थे, चाहे वो मुस्लिम कानून हो या हिंदू कानून, उसको भी वो नहीं जानते थे। तब इसके लिए उन्होंने खास करके न्यायिक व्यवस्था में एक तरफ मौलवी और एक तरफ पंडितों को रखा। फिर मनुस्मृति को पहली बार एजेंटू लॉज, एजेंटू कोड ऑफ लॉज नाम से अनुवाद करा, जिससे कि हिंदुओं को अपने न्याय करने में दिक्कत नहीं है। और मुस्लिम लोग तो जो शरीयत बताता था उसके अनुसार न्याय कर रहे थे। इसके इन दिक्कतों को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा चालू की। शुरुआती दौर की दिक्कतों के बाद यहाँ के लोगों ने भी इस शिक्षा को पैरवी की। हालांकि बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे थे, हमारी शिक्षा का आधार फारसी हो या फिर संस्कृत हो। लेकिन राजा राम मोहन राय जैसे कुछ प्रगतिशील लोग थे, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र ठाकुर, केशव चंद्र सेन, इन लोगों ने कहा कि नहीं, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करना हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम दुनिया के वास्तविकता से परिचित हो सके और उसके अनुसार फिर हम अपना आगे का प्रशासनिक संरचना या जो भी सामाजिक बदलाव करना हो हम कर सकते हैं। धीरे धीरे अंग्रेजी शिक्षा चालू हुई। भारतीय विद्यार्थी अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने लगे। जब वे कुछ ग्रास्पिंग कैपेसिटी उनमें आई तो 10th के बाद उन लोगों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड जाना शुरू कर दिया। इंग्लैंड जाने का परिणाम यह हुआ कि यूरोपीय आंदोलन से वे परिचित। यूरोपीय दार्शनिक, चाहे वो रूस हो, कांट हो, मिल हो या फिर गैरिबाल्डी वगैरह जो हैं, इन सारे लोगों के दर्शन वे पढ़े और तब लोकतंत्र से वे परिचित। वास्तविकता में लोकतंत्र में जनता का कैसे कल्याण होता है और सरकार किस तरह से बंधी रहती है जनता के हित के लिए, ये वहां
से उनका परिचय हुआ। और जब वे वापस इंग्लैंड से लौटे तो सबके सब तो नहीं, बहुत सारे लोग तो अंग्रेज के ही गुलाम बन गए, सपोर्टर बन गए, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग जो थे यहाँ आकर के जनमत तैयार करना शुरू किया। तीसरी बात, भारत का जो आर्थिक शोषण था, इस चीज को कुछ भारतीय नेताओं ने, जो शुरुआती दौर के नेता थे, इन्होंने बहुत अंदर से समझा। इसमें पहला व्यक्ति जो है दादा भाई नौरोजी, जिसे हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे हिंदुस्तान के जिन्होंने अंग्रेजी सरकार का पूरा आर्थिक विश्लेषण किया। पहले व्यक्ति थे और पर कैपिटा इनकम देने वाले एक पहले व्यक्ति थे। 20 रुपया था जो भी है, इन्होंने ही निकाला था। यही इन्होंने ही ड्रेनेज सिस्टम दिया, किस तरह से भारतीय धन को अंग्रेज ले जा रहे हैं एक नल के माध्यम से, इन्होंने ही बताया। फिर ये ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी और अपना कमाई का सारा धन राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित। एक पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए, पहले भारतीय। इस दादा भाई नौरोजी के विश्लेषण के बाद जब उन्होंने आर्थिक इतिहास लिखा, तब भारतीयों की आंख खुलनी शुरू हुई और वे धीरे धीरे समझने लगे कि हमारा किस तरह से अंग्रेज लोग आर्थिक शोषण करते हैं। प्रेस की भूमिका हमारे लिए बहुत बड़ी थी। शुरुआती दौर के प्रेस राष्ट्रवाद को फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें उस समय के जो भी प्रेस थे, जो भी समाचार पत्र निकलते थे या पत्रिकाएं निकलती थी, तो आज की तरह कुछ व्यापार के लिए नहीं होता, जनता को जागरूक करने के लिए होता, सामाजिक सुधार करने के लिए होता, राजनीतिक जागरूकता पैदा करने के लिए होता। इनमें सभी भाषाओं के, बंगला में बंकिम चंद्र चटर्जी हो या रविन्द्रनाथ ठाकुर, हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, उर्दू में अल्ताफ हुसैन हाली हो, इसी तरह से तमिल में, मद्रासी में उस काल के कुछ ऐसे राष्ट्रवादी लेखक थे जिन्होंने अपने अपने प्रेस के माध्यम से जनता को संदेश दिया। कुछ 1885 से पहले स्थानीय स्तर पर राजनीतिक संस्थाओं की भी स्थापना हुई। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बंगाल एसोसिएशन, इन सारे एसोसिएशन या संगठन ने स्थानीय स्तर पर स्थानीय मुद्दों को सरकार के सामने रखा था। लेकिन चूंकि ये स्थानीय थे, स्थानीय समस्याएं थी इनके सामने, अखिल भारतीय स्तर पर ये चाहते थे कि अखिल भारतीय स्तर पर एक संगठन खड़ा हो। लेकिन मुसीबत यह थी कि यदि अखिल भारतीय स्तर पर कोई संगठन को खड़ा किया जाए तो उस समय की सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करती। हालांकि इन्हीं लोगों के प्रयास से 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। इस कांग्रेस की स्थापना में कुछ मतभेद है। बहुत सारे लोगों का मानना है, हालांकि इसमें तो एक कहानी बहुत चलती है, उन कहानियों में हम लोग न जाएंगे कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई और क्यों हुई और एओ ह्यूम ने इसमें क्यों शिरकत की थी स्थापना करने के लिए। लेकिन मोटा मोटी हम जान लें कि एक पक्ष कहता है यह कि अंग्रेजों ने ही कांग्रेस की स्थापना करवाई और उसके पीछे कारण यह था कि 1857 का विद्रोह या उसके पहले संथाल विद्रोह हो, जैसे आदिवासियों का विद्रोह हो, किसानों का विद्रोह हो, इन सारे विद्रोहों को शुरू में जानकारी तो अंग्रेजों को थी नहीं। विद्रोह होने के पश्चात उसको कुचलने में
अंग्रेजों के पसीने छूट गया, तब उन्होंने सोचा कि एक ऐसा संगठन हो जिसके प्लेटफॉर्म पर इनकी समस्याएं आए और ये संगठन उन समस्याओं को सरकार के सामने रखे, तो विद्रोह शुरू होने से पहले ही सरकार सचेत हो जाएगी, उन समस्याओं को जान जाएगी, तो फिर उसे हल करने का प्रयास करेगी। इसीलिए अंग्रेजों ने, अंग्रेजी सरकार ने एओ ह्यूम को ये जिम्मा सौंपा। यानी कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार सेफ्टी वॉल्व के लिए की थी। सच्चाई ये नहीं, सच्चाई राष्ट्रभक्ति की भावना थी भारतीय नेताओं में। और ऐसी बात यह नहीं थी कि वन टू ऑल जितने भी अंग्रेज थे वे सब बुरे ही थे, नहीं, इसमें एओ ह्यूम भी ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सचमुच भारतीय जनता के कष्टों से दुख हो। वे चाहते थे कि एक राजनीतिक संगठन खड़ा हो जो सरकार के विरुद्ध अपनी समस्याओं को लेकर के आंदोलन चलाए। भारतीय नेता भी चाह ही रहे थे। यदि भारतीय नेताओं के स्तर से ऐसा कोई संगठन खड़ा किया जाता तो सरकार की कुदृष्टि इस पर पड़ती और जन्म के समय ही यह सब कुचल दिया जाता इस संगठन को। इसीलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एओ ह्यूम को साथ रखा। एओ ह्यूम भी चाहते थे, क्योंकि एओ ह्यूम एक अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के रिटायर्ड आईसीएस थे अफसर, तो एओ ह्यूम कह रहे थे ब्रिटिश सरकार चाह करके भी इस संगठन को नहीं कुचल पाती। यानी कि यदि ब्रिटिश सरकार कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी बोर्ड के लिए करवाई तो भारतीय नेताओं ने एओ ह्यूम का उपयोग त्वरित चालक के लिए, ताकि सरकार की कुदृष्टि हमारे संगठन पर न हो। इसके बाद कांग्रेस की स्थापना के बाद अब यहाँ से आंदोलन जो चलता है 2-3 चरण में चलता है। हम लोग के बीए के एग्जाम में आया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? अच्छा, इसमें थियोरी है, 4 थियोरी है। एक लाला लाजपत राय की थियोरी, एक हिंदू महासभा की थियोरी है और कुछ मार्क्सवादी इतिहासकार है उनका एक अलग थियोरी। चौथी थियोरी है और इसमें पढ़ोगे ना तो बड़ा गजब टाइप का लगे। एओ ह्यूम को गुप्तचरों से यह सूचना मिली थी कि भारत में बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है। एक गुप्तचर कौन थे? तो भारत के ऐसे साधु थे जो तिब्बत की पहाड़ों पर तपस्या करते थे और किसी के भी मन की बात जान रहे। उन्हीं से एओ ह्यूम का संपर्क हुआ, उन्होंने ही ह्यूम को ऐसी बात बताई और तब ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना के लिए यह सिद्ध कर दिया प्रयास। और इसी तरह से 2-3 और है कि भारत के गुप्तचरों ने, जासूसों ने, जो 30,000 जासूस थे, एओ ह्यूम को बताए थे कि भारत में बहुत जल्दी बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है, तो उससे बचने के लिए ह्यूम ने ऐसा किया। बड़ा गजब का ये थियोरी। सच्चाई तो यह है ये चारों के चारों थियोरी गलत। 30,000 मुखबिर आए कहां से? उस समय 30,000 कोई मुखबिर नहीं थे, कुछ 100 थे। पहली इसी थियोरी में एक बात कही जाती है कि शिमला में एओ ह्यूम को गृह मंत्रालय की जासूस लोग सूचना दिए होम मिनिस्ट्री में, वो फाइल एओ ह्यूम तक पहुंचाया गया। प्रश्न के गृह मंत्रालय एओ ह्यूम जो थे वो कॉमर्स मंत्रालय में था, यानी कि जो आर्थिक क्रियाकलाप देखता है उसमें सचिव थे। तो गृह मंत्रालय का फाइल एक आर्थिक सचिव के पास कैसे जाएगा? जाने का सवाल ही नहीं है। एक मंत्रालय का फाइल दूसरे मंत्रालय में नहीं जा सकता है। इनके पास कैसे चला गया? ये भी झूठी बात है। इस जो चारों थियोरी है ना, चारों में कहीं से कोई सच्चाई ही नहीं। सच्चाई सिर्फ इतना है कि जो पहले 1858 के बाद स्थानीय स्तर पर जो राजनीतिक संगठनों की स्थापना हो रही थी, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बंगाल ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और इस तरह के 10 एसोसिएशन थे, फिर कुछ और पूना सार्वजनिक सभा था,
इन सारे लोगों की मंशा थी कि अखिल भारतीय स्तर पर एक संगठन हो, और इन्हीं लोगों के प्रयास से ये गुम को साथ लेकर के कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस शब्द ये अमेरिकी संविधान से लिया गया था। तो इसमें ये जो चारों थ्योरी है ये बिल्कुल गलत, सिर्फ और सिर्फ वही स्थानीय संगठनों ने पूरे देश के लिए एक संगठन की जरूरत महसूस की और उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। ये इस संगठन यानी कांग्रेस के 2-3 चरण हैं आंदोलन। पहला चरण है 1885 से 1905। सचमुच में भारतीय राष्ट्रवाद का जो उदय होता है ये 1905 में, जब बंगाल का विभाजन। इसके पहले जो हमारे कांग्रेस की स्थापना 1885 में बंबई में हुई। इसकी पहली बैठक में मात्र 72 प्रतिनिधि शामिल हुआ। इन सारे के सारे 72 प्रतिनिधि कोई जनता के प्रतिनिधि नहीं। ये लोग बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े धनासेठ या व्यापारी कहिए, ये लोग उसमें शामिल थे। लेकिन अगले साल यानी 1886 की जब दूसरी बैठक हुई तब उसमें 400-450 के लगभग प्रतिनिधियों की संख्या थी। और इस तरह से जैसे जैसे हर साल चूंकि कांग्रेस का अधिवेशन होता था देश के किसी भी राज्य में, तो कांग्रेस प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती चली। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी और कांग्रेस ने एक नियम बना दिया कि जिस राज्य में कांग्रेस का अधिवेशन हो उस राज्य का कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं। हर साल दिसंबर के महीने में एक कांग्रेस अधिवेशन चलता है। चलिए, प्रथम चरण के जो कांग्रेस नेता हैं ये नरमपंथी हैं। ये लोग कोई आंदोलन करने के पक्ष में नहीं, जो सड़कों पर जनता उतर करके मुर्दाबाद जिंदाबाद कर रहे थे इसके पक्ष में नहीं। इनका जो कार्य स्वरूप था, कांग्रेस की कार्य प्रणाली जो इन्होंने निर्धारित की कि हम बैठक करेंगे, बैठक में एक प्रस्ताव पारित होगा, उस प्रस्ताव में जो हमारी समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको रखा जाएगा, उन पर विचार करके यही प्रस्ताव फिर सरकार के सामने पेश किया जाएगा। और इस तरह से केवल ये सरकार के सामने प्रस्ताव पेश करने वाला संगठन। लेकिन दूसरी तरफ यही नेता जनता के बीच घूम घूम कर उन्हें राजनीतिक रूप से जागृत करने की भी कोशिश की, सरकार की नीतियों से उनको अवगत कराया। समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, क्योंकि उस काल में तो सारे के सारे लोग शिक्षित तो थे नहीं, एकाध गांव में एकाध लोग शायद शिक्षित होता था, वैसे 10-20 गांव में कोई शिक्षित नहीं होता। पढ़ना तो लोग बेकार ही समझता था। और जितने बड़े बड़े जमींदार थे खास करके इस एरिया के, वो पढ़ते उठते नहीं थे। उनको सरस्वती से पूरा के पूरा बैर और लक्ष्मी से पूरा प्रेम, इसके लिए वो जनता का खूब शोषण करते थे। सरकार जो लगान निर्धारित करती थी, मान लीजिए कि 10 रुपया, तो जनता से 20 रुपया 10 रुपया अपने रखते थे, 10 रुपया सरकार को देते। तो इनकी जमींदारी जो फल फूल रही थी वो इन जनता के शोषण पर तो पढ़ाई लिखाई से इनको कोई मतलब था नहीं। हाँ। फिर भी नरमपंथी नेताओं का योगदान जनता के बीच जाना, उन्हें समझाना, उन्हीं की समस्याओं को उनको बताना कि देखो तुम्हारे सामने क्या क्या समस्याएं हैं और कैसे हम लोग इससे मुकाबला कर सकते हैं। जनता को अपनी बैठकों में बुलाना शुरू किए, जनता इनकी बातों को सुनने लगी, धीरे धीरे जनता समझनी शुरू हुई।
यानी कि उनमें एक जागरूकता लाने का काम नरमपंथी नेताओं ने किया। यही नेता 1905 तक आकर के एक राजनीतिक वातावरण तैयार किया। 1905 में कर्जन, लॉर्ड कर्जन, चूंकि आंदोलन का गढ़ बन गया था बंगाल। बंगाल शुरू से जागरूक राज्य रहा। वहां पढ़ने लिखने की भी परंपरा थी। पहला कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली स्नातक महिला कौन थी? पहली महिला स्नातक बताइए कौन थी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली महिला स्नातक जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को भी संबोधित किया, भाषण दिया, बता सकते हैं? आप लोग बड़ी जी की तैयारी करते हैं, आज यही फेल कर देंगे। एनिमेशन यहाँ की थी, वो आयरलैंड की थी, आयरिश महिला। नायडू भी बहुत बाद में आई, प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी। चलिए जीके टेस्ट आ गया, जीत गया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी क्या? विदेशी महिला, एनिमेशन आयरिश महिला थी, आयरलैंड की थी। वो आई थी यहाँ हिंदू धर्म को शिक्षा देने के लिए, लेकिन यहाँ राजनीतिक वातावरण में ढल गई और फिर तो कांग्रेस में शामिल हो। नहीं पता, नहीं पता, सबके सब फेल हो गया। सरेंडर कीजिए तब ना हम कुछ करें। सरेंडर पहली स्नातक महिला थी कादम्बिनी गांगुली। पहली महिला स्नातक याद किया था। और बंगाल पढ़ाई लिखाई के मामले में देखो, बंगाल एक ऐसी भूमि है ना, वहाँ क्रांतिकारियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और विद्वता या पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान रहा और कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता भी। यहीं से वारिंद्र कुमार घोष थे, यतीन्द्र नाथ दास जैसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने 63 आगे पढ़ाएंगे 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद प्राण त्याग दिए थे। फिर सुभाष चंद्र बोस यहीं के थे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर यहीं के थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर यहीं के थे जिन्होंने ICS की परीक्षा टॉप की थी, परीक्षा पास किए थे। फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी यहीं के थे, आनंद मोहन बोस यहीं के थे। गजब की एक भूमि। और आप पटना में देखिएगा, क्योंकि उस समय बंगाल बिहार उड़ीसा तो साथ था ना, तो इस लिहाज से टाटा पटना बंगाली लोग भरा हुआ। अब तो बंगाली सब खत्म हो गया, उसके सारे सब भाग गया, उसके घर द्वार पर लोगों ने कब्जा भी कर लिया, खरीद भी लिया बिहार में। तो लेकिन आधा से ज्यादा पटना बंगालियों का, आज भी बहुत सारे मकान मिल जाएंगे बंगाली। उसका कारण यही था कि चाहे वह स्कूल हो, कॉलेज हो, प्रशासनिक स्तर हो, हर जगह बंगाली लोग घुसे हुए। पढ़ता लिखा हुआ था, नौकरी उसको लगती, अनपढ़ को कौन नौकरी देगा? तो इस लिहाज से बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन का गढ़ बना। बहुत सारे नेता बंगाल से थे। पूरे आंदोलन की केंद्र बिंदु बंगाल हुआ। अब अंग्रेजों को खटकने लगा। बंगाल बहुत बड़ी रियासत भी थी, बहुत बड़ा राज्य भी था, इसमें हिंदू और मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में थे। तब लॉर्ड कर्जन ने यह सोचा कि
कि यदि बंगाल को हम बांट दें और ऐसा बंटवारा करें कि जिसमें एक तरफ बहुसंख्यक मुस्लिम और दूसरी तरफ बहुसंख्यक हिंदू, तब हिंदुओं के आगे, हिंदुओं के सामने मुसलमानों को खड़ा करने में हमको सहूलियत होगी। दूसरी बात, यदि दो पार्ट में इनको बांट दे, सांप्रदायिक भावना को जागृत कर दे, तो जो बंगाल से संचालित हो रहा है राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस का, इसको तोड़ने में, इसको दबाने में हमको सफलता मिली। लेकिन यह सरकार गलत फहमी में थी। भारतीय नेताओं ने उनकी इस चाल को समझ लिया और फिर जो इन्होंने बंग भंग किया, इसके विरुद्ध जो आंदोलन की शुरुआत हुई, बंग भंग विरुद्ध आंदोलन, जिसमें स्वदेशी का भी इनपुट हो गया और उसका परिणाम हो गया कि यह आंदोलन जो अभी बंगाल तक था, अखिल भारतीय स्तर तक फैलने। इसमें तिलक से लेकर के लाजपत राय तक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दूसरे राज्यों के नेताओं ने इस आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर तक फैला दिया। बंग भंग की बात हम लोग अब अगले क्लास में करेंगे। बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन।